अभी हाल ही में मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें वो कहते हैं कि जो जाति है ये भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है। अब इसके बाद पूरे देश में जो पंडित हैं वो मोहन भागवत जी के खिलाफ हो गए हैं। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है जो इस तरह की सारी चीज़ इनइक्वलिटी को रिजेक्ट करता है और इक्वलिटी की बात करता है। मोहन भागवत जी का ये कहना कि ये उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो कितना रेलिवेंट है, उस स्टेटमेंट से समाज में कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो दलित हैं उन पे अटैक निरंतर जारी हैं। आज भी एक दलित दूल्हा घोड़े पे चढ़ के अपनी बारात में नहीं जा सकता, या फिर मूछें रखने पे उसको पीट दिया जाता है। तो इस सारे मसले पे हम बात करेंगे सोशल मूवमेंट पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं श्री अशोक सोत्रा जी, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये आज के टाइम पे ये कितनी रेलिवेंट है। अविनाश जी, पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। ये जो मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दी है कि जो धर्म ग्रंथों में चीज़ें लिखी हैं जिन पे आज इतना बवाल हो रहा है, ये पंडितों ने लिखी हैं, उनकी स्टेटमेंट ये थी। और दूसरी बात उन्होंने उसके साथ जोड़ के जो कही वो ये थी कि इससे हमारा इतिहास में अगर हम जाएं और देखें तो बहुत बड़ा नुकसान भी इससे हुआ है, क्योंकि जब वर्णों और जातियों में हमारा समाज बट गया तो बाहर के जो आक्रमणकारी थे या और जो लोग थे वो इसका फ़ायदा उठाते रहे। मेरा ऐसा मानना है कि उनके कहने का तात्पर्य जो है, वो जो जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो कुछ और है और असलियत इसके पीछे कुछ और है। ऐसा है कि पिछले कुछ सालों में आरएसएस के जो बेसिक एजेंडा था, जो बेसिक प्रोग्राम था, वो एक्सपोज हो गया है। आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेशियल सुपर सिस्टम पे बिलीव करती है, रेसिज्म पे बिलीव करती है, और वो ब्राह्मणों को एक अलग रेस मानती है और उनकी सुप्रीमेसी के लिए 24 घंटे काम करती है। अगर आप आरएसएस के फाउंडर जो हैं उनके किताबों को पढ़ेंगे, या उनके सेकंड जो हेड रहे हैं गोलवलकर जी, उनकी किताबों को पढ़ेंगे, या इनका बेसिक आइडिया अगर आप पढ़ेंगे, तो इन्होंने ब्राह्मणी वर्चस्व बनाए रखने के लिए और ब्राह्मणी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये सारी बातें कही हैं कि कैसा सिस्टम होना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है वो पिछली सारी रूढ़ी परंपरा, जितनी भी इनइक्वालिटी बेस्ड रिलीजियस बुक्स या जो भी धारणाएं हैं उन पे अटैक करता है, उनको शून्य घोषित करता है। अब हुआ क्या कि पिछले 70 साल में भारत के मूल निवासी जो हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, वो पढ़ लिख गए, एजुकेशन हासिल कर ली, और अब वो धर्म ग्रंथों का निरीक्षण करने लगे। जब उन्होंने धर्म ग्रंथों को स्क्रूटिनाइज किया तो उनको पता चला कि शूद्रातिशूद्र और महिलाओं के विरोध में ये सारे के सारे धर्म ग्रंथ जो हैं लिखे गए हैं। रामायण हो, महाभारत हो, इनके ऋग्वेद हो, या इनकी मनुस्मृति हो, हर जगह पे इन्होंने ब्राह्मण सुप्रीमेसी को कायम रखने की बात की है, और हर जगह इन्होंने SC ST OBC को प्रताड़ित करने की बातें लिखी हैं। तो अब मोहन भागवत जी को ये पता चल चुका है कि ये लोग अब जागरूक हो चुके हैं और आने वाले समय में ब्राह्मणवादी षड्यंत्र के इस धोखे में नहीं आने वाले, जिसको इन्होंने हिंदू का नाम दिया है। तो हिंदू फोल्ड से ये बाहर निकल रहे हैं। मैक्सिमम लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग या तो क्रिश्चियन बन रहे हैं या फिर हिंदुइज्म से निकलकर नास्तिक बन रहे हैं। तो एक ऐसा समय आएगा कि ये ब्राह्मणों के चंगुल से निकल जाएंगे। उसको बचाने के लिए और अपनी सत्ता के ये जो खेल है, जो पोलराइजेशन का खेल है, उसको बनाए रखने के लिए, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से हो या अभी भाजपा के माध्यम से चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है आपके माध्यम से चले, जितनी भी मनुवादी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की इनके पास रहेंगी, उनके माध्यम से पूरे देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और साधनों संसाधनों पे इनका कब्जा बना रहे, उसके लिए एक कवरिंग जो स्टेटमेंट है मोहन भागवत जी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पंडितों ने बनाई है। पंडित उन्होंने डिफाइन नहीं किया, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ब्राह्मणों ने बनाई है। अब चर्चा ये चल रही है कि पंडित तो कोई भी इंटेलेक्चुअल होता है, अंबेडकर जी भी तो पंडित ही थे क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल थे। इस तरह की बातें चलाई जा रही हैं और इसको कीमोफ्लेज कवरेज देने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण एक बार फिर
एक कवर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। उनको खुल के ये कहना चाहिए था कि ये ब्राह्मणों की करतूत है और ब्राह्मणों को अब अपना पीछे हट जाना चाहिए, मूल निवासियों का देश उनको सौंप देना चाहिए। अगर वो ईमानदार होते तो ऐसी स्टेटमेंट देते, मेरा ऐसा मानना है। सर जब ये भागवत जी की स्टेटमेंट आती है उसके बाद शिवसेना का जो जे.एंड.के यूनिट है उसके जो राज्य प्रभारी हैं मनीष साहनी जी, वो कहते हैं कि ये जो शब्द लिखे गए हैं इन शब्दों को डिलीट किया जाए, इनको अमेंड किया जाए और इनकी जगह जो ताड़न का है, ताड़न की जगह प्रोटेक्शन किया जाए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों को मानता ही नहीं है। तो मतलब उसमें अमेंड करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर वो कहते हैं कि वो इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाके इस पे स्ट्रगल करेंगे तो वो इसको डिलीट किया जाए, क्या उससे कोई खास फ़र्क पड़ेगा? देखिए, संविधान बराबरी की बात करता है, समता की बात करता है, और समता मूलक समाज की संरचना का आधार ही संविधान और उसका प्रियम्बल है। अब दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो समानता नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं देश में अराजकता रहे, असमानता रहे और उनका वर्चस्व बना रहे। अब इन दो धड़ों में जब भी बात होती है तो अपने अपने स्वार्थ को दोनों धड़े देखते हैं और उसके हिसाब से बात करते हैं। इनका ये कहना कि उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाएं और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ये एक तरह का षड्यंत्र है। वो चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे, यानी कि SC ST OBC जो है वो ब्राह्मणों के मातहत ही रहे, उनसे नीचे ही रहे, नीच ही रहे। तो उसको बनाए रखने के लिए शब्दों के हेर फेर में हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, और बाबा साहब ने भी कहा था कि ये जो ऊंच नीच की भावना है, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था का जो इम्पैक्ट है, वो समाज में तब तक जिंदा रहेगा जब तक धार्मिक मान्यताएं इनको अप्रूवल देती रहेंगी। इसका मतलब यह होता है दूसरे शब्दों में कि जब तक ये धार्मिक ग्रंथ जिंदा रहेंगे और इन बातों को लेके चलते रहेंगे, चाहे शब्दों के हेर फेर के साथ चलते रहें, मेरा भी यही मानना है कि ये बातें जिंदा रहेंगी। इसी बात को जिंदा रखने के लिए शिवसेना के जो प्रमुख हैं वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली इन सबका मिला जुला असर यही है, इन सबका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव यही है कि ब्राह्मण सुप्रीमेसी रहे और मूल निवासी जो है वो स्ट्रगलिंग जोन में ही रहे। सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया 1950 में, उसके बाद से लेके 2014 तक लंबे समय तक बीच में थोड़ी देर के लिए कांग्रेस बाहर गई, कांग्रेस का ही राज रहा जी। तो मतलब कांग्रेस भी नाकाम रही इस चीज़ को ख़त्म करने में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आपको SC मोर्चा, OBC मोर्चा, ST मोर्चा, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इस चीज़ को प्रमोट किया, जातिवादी जिसकी अभी बात हो रही है, इस चीज़ को प्रमोट करने में कांग्रेस का हाथ भी रहा। देखिए, RSS बनाने वाले वही लोग थे जिन्होंने कांग्रेस बनवाई थी। A.O. ह्यूम तो वैसे ही प्रेसिडेंट बने थे, 1885 में कांग्रेस का आगाज हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो सारे ब्राह्मणों ने ही मिलकर इसको बनाया था। उसके बाद 1918-19 में जब उन्होंने देखा, फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 में आया, 1918 में वोटिंग राइट का एक सीरीज इंग्लैंड में चली, उससे पता चला कि आने वाले समय में भारत में भी वोटिंग होगी, सारे लोग वोट डालेंगे। तो इन ब्राह्मणों के आगे एक संकट खड़ा हो गया कि किस तरह से हम इन मूल निवासी बहुजनों को अपने फोल्ड में लेके सत्ता पर परमानेंटली राज करें। तो उसके लिए हिंदू टर्म जो जिसको ये गाली कहते थे उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो हमें इस बात को समझना होगा। अब जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो इससे जुड़ के अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वही कांग्रेस आगे चल के जब सत्ता में आई, और RSS पहले हिंदू महासभा हुआ करती थी, हिंदू महासभा से पहले वो ब्राह्मण महासभा हुआ करती थी, तो ब्राह्मण महासभा हिंदू महासभा बनी और 1925 में आगे वो RSS बनी। तो उनको लगता था कांग्रेस हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारा काम करेगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस में जो डेमोक्रेटिक सेटअप एक्सेप्ट किया और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जब लागू हुआ और गांधी जी की हत्या के बाद एक ऐसा माहौल देश में बना कि RSS को बैन करने की नौबत आई। तो RSS ने तब एक कंप्रोमाइज करके गवर्नमेंट से कहा कि हम इस तरह की एक्टिविटीज आगे नहीं करेंगे। तो अंदर बैठ के उनको ये सोचना पड़ा कि अब हम किस तरह से काम करें। तो जब तक वो कांग्रेस में रह के हमारी बर्बादी कर सकते थे, करते रहे। उसके साथ ही उन्होंने जनसंघ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल शुरू कर ली, जिसको बाद में कन्वर्ट करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बना ली। आने वाले समय में वो आप पे भी जा सकते हैं या कोई और पार्टी भी बना सकते हैं। तो कांग्रेस को ये देखना कि वो अलग पार्टी थी और वो डेमोक्रेटिकली चल रही थी, गलत होगा। ऊपर से वो डेमोक्रेटिक थी, अंदर से मनुवादी थी। मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो, तीनों का एक ही एजेंडा है कि किस तरह से इस देश की सत्ता और संपत्ति पर ब्राह्मणों का कब्जा रहे। लेकिन सर, आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस और RSS को। लेकिन ये भी सच है कि 1948 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मर्डर होता है, जब उन्हें गोली मारी जाती है, तो उसके बाद वो कांग्रेस ही थी जिसने RSS को बैन किया था। देखिए, उस समय पे हमारे जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पहले मैं ये समझना होगा। और पटेल जी ने वो हार्ड स्टेप लिया था
और हुआ क्या था, क्योंकि गांधी जी की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, पूरे भारत में एक रोष था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, गांधी भी उन्हीं के काम कर रहे थे। अगर आप गांधी जी का काम देखेंगे, उनकी डेथ से पहले का जितना भी काम है, वो सारा काम मनुवादियों के हक में ही कर रहे थे, ब्राह्मण बनिए के हक में ही कर रहे थे। तभी तो गांधी जी का और बाबा साहब का आपस में टकराव भी होता रहा। वो अगर आप उनकी टकराव की स्थिति को स्टडी करेंगे तो गांधी का ये कहना था कि चाहे थोड़े बहुत हक हकूक एससी एसटी ओबीसी को मिल भी जाए, मुझे एतराज नहीं, मगर इनको एग्जैक्ट जो आज़ादी है वो कभी नहीं मिलनी चाहिए। और बाबा साहब हमें सही तरीके से पूरी तरह से आज़ाद करना चाहते थे। तो गांधी इनका काम करते रहे, तब तक ठीक था। जब इन्होंने देखा कि गांधी अभी इरेलीवेंट हो गए हैं और थोड़ा बहुत एक स्टेट्समैन बनने की चाह में थोड़ा सा एंटी जा रहे हैं, तो इन्होंने उनको मार दिया। सर, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने आरएसएस पे अपना अटैक जारी रखा और इससे पहले भी वो आरएसएस के एंटी रहे हैं। आपको याद होगा कि पंजाब में जब वो थे तो उनसे एक सवाल पूछा गया, क्या वो वरुण गांधी को वापस पार्टी में ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो सर कटवा देंगे लेकिन वो आरएसएस के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। तो मतलब एक तरह से जो आरएसएस पे राहुल गांधी का प्रहार था वो अब भी जारी है। तो मतलब फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, आरएसएस और कांग्रेस जो है वो एक ही हैं? मैं आपको वैसे तो काफ़ी सारे उदाहरण देना चाहता हूं, मगर समय लिमिटेड ही हमारे पास, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देके क्लैरिफाई कर देता हूं। 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ होती है, जब आपको पता है हरमंदर साहब पे अटैक हुआ अपना इंडियन आर्मी की तरफ से, और उसके रिटेलिएशन में जब दो सिख इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की, उसके बाद पूरे भारत में सिखों का कत्लेआम हुआ। किसने किया? अगर आप इस छोटी सी चीज को स्टडी कर लें, वो सारा कत्लेआम किन लोगों ने किया? क्या कांग्रेस के लोगों ने किया या आरएसएस के लोगों ने किया? तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस और आरएसएस अलग नहीं है। उसके बाद जब राजीव गांधी सत्ता में आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, तो सिर्फ 2 सीटें भाजपा को मिलती है, सारी सीटें कांग्रेस ले जाती है। तो वो सारी वोटिंग एंड ब्लॉक वोटिंग कांग्रेस के फेवर में किसने करवाई? आरएसएस ने करवाई। तो आरएसएस और कांग्रेस अलग नहीं थे, मगर एक स्टेज पे जाके जब उनको लगा कि कांग्रेस अब, क्योंकि कांशीराम जी के आने के बाद कांग्रेस से शेड्यूल कास्ट बोर्ड निकल गया, कांग्रेस वीक होती चली गई, और आरएसएस को ये लगने लगा कि अब इसका अल्टरनेटिव मूल निवासी बहुजनों में से कोई भी आ सकता है, बीएसपी या कोई और पार्टी आगे आ सकती है। तो एज ए अल्टरनेटिव उन्होंने भाजपा को आगे लाया। बस ये चीज आप समझ लेंगे तो मेरा ये मानना कि कांग्रेस ही आरएसएस है, आरएसएस ही भाजपा है, भाजपा ही आप है। तो ये आरएसएस के ही तीनों पॉलिटिकल आउटफिट हैं, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, आप है, और ये चाहे सूडो कम्युनिस्ट हैं, वो तो खैर अब खत्म हो गए, वो भी ब्राह्मण ही थे। तो ये आरएसएस पैटर्न पे ही काम करते हैं, तो ये अलग नहीं है। शुक्रिया। तो ये थे बदोत्रा साहब, इन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी को एक तरह से लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है।